हेलो दोस्तों, अगर तुम भी ओवर एज हो गए हो और सरकारी नौकरी चाहते हो तो तुम्हारे लिए एक सुनहरा मौका है। जैसे कि तुम लोग जानते होगे या तुम्हें पता होगा, आज आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आ गया है और 23 जनवरी से इसकी जो है फॉर्म भी भरने फिल होने जो है शुरू हो जाएंगे। तो अगर कोई भी है जिसको गवर्नमेंट जॉब करनी है और वो ओवर एज हो गया बाकी डिपार्टमेंट की जॉब में, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका भी होगा। और अभी जो है गवर्नमेंट ने 8th पे कमीशन जो है लागू किया है, जिसके अंदर तुम्हारी सैलरी जो है 38% मैक्सिमम जो है बढ़ चुकी है। ये किसी सेक्टर में ऐसे देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में ही मिलेगा। तो अभी से तुम अगर 2-3 महीने अगर तुम अपनी शिद्दत से पढ़ लेते हो तो तुम्हारे पास एक गवर्नमेंट जॉब होगी। और वैकेंसी भी कम नहीं है, वैकेंसी इस बार टोटल 50,000 वैकेंसी आई हैं। समझ रहे हो तुम लोग, 50,000 वैकेंसी मामूली बात नहीं है। और मैक्सिमम एज जो जनरल की भी है वो 35 साल है, और बाकी लोगों के लिए जो कोटा रहता है 4 साल का वो अलग से है। मतलब कि बाकी जो ओबीसी एससी एसटी वाले हैं उनके लिए तो मैक्सिमम एज 40 साल तक है। तो तैयार हो जाओ और अपनी सरकारी नौकरी की जर्नी को शुरू करो हमारे साथ। और कोई भी तुम्हें पेड बैच वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि तुम देख रहे हो यहाँ पे फ्री में तुम्हें सब क्लासेस मिलेंगी और वही करते जाओ और तुम्हारा जो है पूरा काम हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास में। कैसे हम देखेंगे, पूरा स्ट्रेटेजी जानते हैं कि कैसे तुम जो है मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो अपने अपकमिंग ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। तो देखो, ये जो है ऑर्गेनाइज कौन कराता है, ये रेलवे कराता है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इसको करवाता है। एग्ज़ाम का हमारे नाम तुम्हें पता ही होगा, रेलवे ग्रुप डी है। इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है, देखो ट्रैक मेंटेनर होती है, गेटमैन होती है, पॉइंट्समैन होती है, हेल्पर होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या आईटीआई वाले भी होते हैं इसमें। और एक और ये डाउट जो था कि आईटीआई चाहिए कि नहीं, आईटीआई मैंडेटरी है कि नहीं, कंपलसरी है कि नहीं, तो वो भी नहीं है। आईआईटी जो है इसमें कंपलसरी नहीं है, आईटीआई जो है वो कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अगर तुमने नॉर्मल 10वीं पास हो, अगर तुमने 10वीं पास कर रखी है तो ये तुम फॉर्म आराम से भर सकते हो। ऑनलाइन एग्जाम होगा, एग्जाम जो है 90 मिनट का होगा। क्वेश्चंस हमारे जो आएंगे वो 100 क्वेश्चन आएंगे। 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा और नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, 1/3 होगी। मतलब कि 1/3 जो होगा वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें। सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होगा, पहले तुम्हारा एक ऑनलाइन कंप्यूटर पे एग्जाम होगा, उसके बाद तुम्हारा एक फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें तुम्हें कुछ 35 किलो या 40 किलो वजन लेकर रनिंग करनी होगी, एक सिंपल रनिंग होगी। उसके बाद तुम्हारा सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा और तुम फॉर्म भर सकते हो। तुम्हारी जो है जॉब पक्की हो गई। उसके बाद शादी करना, दहेज लेना, पैसा ही पैसा होगा। देखो इसका पैटर्न समझ लो, एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। देखो सबसे पहले आता है रीजनिंग, फिर आता है इसमें साइंस का आता है, फिर हमारा करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और फिर आता है हमारा मैथमेटिक्स। 30 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, 30 मार्क्स के। साइंस के 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के मिला के जो है 20 क्वेश्चन आते हैं, वो भी 20 मार्क्स के। और मैथ के जो है 25 सवाल रहते हैं, 25 मार्क्स के। टोटल कितने हो गया, 100 मार्क्स हो गया। 90 मिनट का टाइम मिलेगा। और इसमें जो तुम्हें टारगेट स्कोर करना है, कितना करना है, कम से कम 70 से 75 नंबर जो है तुम्हें टारगेट रॉ मार्क्स लेकर चलना है, बिना नॉर्मलाइज्ड वाले। जो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद होते हैं, मार्क्स आते हैं, जो कट ऑफ जाती है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद की रहती है, वो 80 नंबर जो 85 नंबर होती है। अगर तुमने नॉर्मलाइज्ड से पहले ये रॉ मार्क्स जो अपने एग्जाम में ला रहे हो, अगर तुमने 70 क्वेश्चन सही कर दिए हैं तो तुम टेंशन फ्री हो, तुम्हें कोई कट ऑफ की नहीं देखने की जरूरत है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। अब वो 70 मार्क्स कैसे आएंगे, वो कैसे आएंगे, वो तुम्हें आगे अभी वीडियो में बताऊंगा। पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं, फिर बताता हूं कि तुम्हें कैसे टारगेट करने हैं कि तुम अपने 70-75 नंबर इजीली ले आओ और तुम्हें ज़्यादा जो है प्रेशर और लोड लेने की जरूरत ना पड़े। देखो 10th लेवल का एग्जाम है, इसमें ज़्यादा जो ऑनलाइन तुम देख रहे होगे यूट्यूब पे, ज़्यादा इसका हवा बना रखा होगा, उतने हवा की बात नहीं है। उन्हें बेचना है अपना कोर्स, अगर जब तक वो फोमो क्रिएट नहीं करेंगे उनका कोर्स नहीं बिकेगा। तो ये 10th लेवल का है, तो उसी हिसाब से तुम्हें पढ़ना होगा। ज़्यादा उसमें तुम्हें साइंस में जितनी साइंस की क्लासेस चला दे रहे हैं लोग, उसमें तुम्हें साइंटिस्ट नहीं बनना है। 10th लेवल का एग्जाम पास करना है और 9th और 10th की जो है एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट करनी है, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चलो शुरू करते हैं, अपने सिलेबस को देख लेते हैं एक बार क्या क्या आएगा। तो सिलेबस में सबसे पहले देखो मैथमेटिक्स का देखते हैं। इसमें जो है तुम्हें नंबर सिस्टम पढ़ना होगा, बोडो मास पढ़ना होगा,
डेसिमल पढ़ना होगा, फ्रैक्शन करना होगा, एलसीएम एचसीएफ करना है, रेशियो प्रोपोर्शन करना है, परसेंटेज करना है। और एडवांस मैथ में मेंसुरेशन आता है, टाइम एंड वर्क आता है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आता है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गई, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, एलिमेंट स्टैटिस्टिक्स हो गए और स्क्वायर रूट हो गया। बस इतना सा तुम्हारा मैथ्स का सिलेबस है। ये मैथ्स का जो है इतना सा सिलेबस है, 2 पार्ट में होती है हमारी। एक होती है अर्थमेटिक और दूसरी होती है एडवांस मैथ। 2 तरह की मैथ 2 पार्ट में होती है। अर्थमेटिक में प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ये सब आ जाता है। और एडवांस में तुम्हारा मेंसुरेशन, एलजेब्रा, ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम ये सब भी इसमें आ जाता है। ठीक, अगला सिलेबस देखो, ये तुम्हारा है रेलवे ग्रुप डी में तुम्हारा किसका, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग का सिलेबस। इसमें क्या आता है, एनालॉगी आती है, अल्फाबेट सीरीज आती है, नंबर सीरीज आती है, कोडिंग डिकोडिंग आती है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आते हैं, रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन आते हैं कि ये इसके मामा का बेटी के मौसा का है, वो वाले आते हैं, स्लोलिज्म आता है, जंपिंग आते हैं, वेन डायग्राम आता है, डीआई आती है, कंक्लूजन और डिसीजन वाले आते हैं क्वेश्चन, सिमिलरिटी रीजनिंग आती है, क्लासिफिकेशन आता है, डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट वाले आते हैं और एनालिटिक्स के आते हैं। ठीक, ऐसे ही तुम्हारा फिजिक्स का है, ये सिलेबस है, देख लेना तुम आराम से, पढ़ लेना इसको, स्लाइड को रोक। हिस्ट्री का सिलेबस है पूरा। और ये जो आएगा साइंस का पूरा, ये तुम्हें 9th और 10th लेवल की एनसीईआरटी करनी है इसमें भी। और फिजिक्स में भी तुम्हें 9th और 10th लेवल की सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है और कुछ नहीं करना है। कितने लोग कोर्स बेचेंगे, सब करेंगे, लेकिन तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हारे दिमाग में जो है फोमो क्रिएट किया जाएगा। फोमो पता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ, अगर ये बैच नहीं लोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी बैच जो बेच रहे होंगे वो भी 9-10 की एनसीईआरटी ही कर रहे होंगे। और जब तक ये बात रिकॉर्ड है और ये फैक्चुअल बात है कि जब तक तुम अपने आप से एनसीईआरटी को पढ़ के नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तुम्हारे कोर्स से कुछ नहीं होगा। तुम कोर्स देख लोगे, तुम उसमें से मोटा मोटा समझ जाओगे, लेकिन तुम्हें जो एनसीईआरटी की बेसिक सी भाषा है, वो कैसे स्टोरी बना के जो पूरे बात को समझाता है, वो तुम्हें खुद से पढ़ के सीखना पड़ेगा एनसीईआरटी को। ऐसे कोर्स लेने से तुम्हारा कुछ नहीं होगा। हाँ, कोर्स का ये फायदा होगा जिसने कुछ नहीं पढ़ा, जिसको कुछ नहीं आता, गंवा रहे नहीं हत्ता बिल्कुल, वो कोर्स ले। लेकिन तुम तो हो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो, इतना तो तुम पढ़ सकते हो, 9वीं 10वीं क्लास की तो पढ़ सकते हो अगर गवर्नमेंट जॉब चाह रहे हो तो। इतना अपना स्टैंडर्ड तो रखो, इन कोर्स वालों के चक्कर में इतना नीचे मत गिरो कि अपने आप को 9-10 के लेवल का भी ना समझो जो तुम पास करके बैठे हो जिंदगी में अपनी। उसके बाद बायोलॉजी में आ जाता है। बायोलॉजी का ये छोटा सा सिलेबस है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बायो रहती है। इसके बाद देखो, ये हमारा करंट अफेयर आता है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, स्पोर्ट्स आता है, कल्चर आता है, पर्सनैलिटी आती है, इकोनॉमिक्स आती है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और दूसरे जो इकोनॉमिक्स वगैरह, इकोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट आ जाते हैं। और इसके बाद देखो सिलेक्शन प्रोसेस वो मैंने बताया था। जैसे सबसे पहले हमारा स्टेज 1 का एग्ज़ाम होता है, ये अगर पास कर लिया तो तुम्हारा फिजिकल टेस्ट होगा, अगर फिजिकल पास कर लिया तो मेडिकल सर्टिफिकेट मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद तुम्हारा जॉब तुम्हारे हाथ में, और तुम महीने के पैसा कमाओगे और जैसे अवध ओझा कहते हैं राजा बन जाओगे, राजा। अगर बुक देखनी है तुम्हें तो सबसे पहले साइंस की देखो। साइंस में देखा बताता हूँ, साइंस क्यों, क्योंकि साइंस का एक पोर्शन अलग है। तुम्हें सिर्फ साइंस में 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और तुम्हारे जो है 25 मार्क्स में से, टोटल 25 मार्क्स का, इसमें से तुम्हारे 18 से 20 नंबर जो है आने लगेंगे अगर तुम्हारा सिलेबस तुमने पूरा कर लिया है तो, और PYQ क्वेश्चन लगा लिए हैं तो तुम 18 से 20 नंबर लाने लगोगे। साइंस में तुम्हें क्या करना है, 9th और 10th 9वीं और 10वीं क्लास की एनसीईआरटी की बुक लेनी है और उसको पढ़ना है। बुक एनसीईआरटी की बुक को रोज जो है 2 पेज पढ़ो, रोज के 2 पेज पढ़ोगे और ख़त्म हो जाएगी तुम्हारी एनसीईआरटी के सारे चैप्टर, तुम पूरे कर लोगे। ऐसे ही तुम्हें मॉक्स लगाने हैं। रुको, और भी बुक, अगर बुक वाले में देखें तो बाकी सब्जेक्ट की भी देख लेते हैं। जैसे कि हमारी हो गई मैथ्स की बुक। मैथ्स में तुम किसकी बुक ले सकते हो, मैथ्स में तुम किरण की बुक ले सकते हो, किरण पब्लिकेशन की। किरण की बुक आती है एक, वो किरण की बुक मैथ्स के लिए ले सकते हो। रीजनिंग के लिए भी किरण की एक बुक आती है, किरण की बुक ले सकते हो। या फिर यूथ पब्लिकेशन है, उसकी भी बुक रेलवे की तो बहुत अच्छी होती है। यूथ या किरण, इन दोनों के अलावा कोई और मत लेना, पिनैकल वगैरह मत लेना, यूथ या किरण लेना।
क्योंकि इनमें पुराने क्वेश्चंस भी होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को होंगे, उसमें जो होंगे मैक्सिमम 2 साल के क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही तुम्हारी जीके के लिए भी तुम किरण ले सकते हो या फिर यूथ की बुक ले सकते हो। ऐसे तो बताने को बहुत बुक है, पिनेकल है, खान सर की है, एस के झा सर की है, सबकी बुकें पढ़ी हैं, लेकिन तुम्हें उन सब के चक्कर में नहीं पढ़ना। उनकी बुकों में कंटेंट तो है लेकिन बहुत ज़्यादा कंटेंट है, ओवर है, वो उतना तुम्हारा आता नहीं, उसमें से छानना पड़ेगा तुम्हें। और छना छनाया कंटेंट जो है वो तुम्हें मिल जाएगा किरण और यूथ पब्लिकेशन की बुकों में। साइंस के लिए मैंने तुम्हें बता ही दिया। साइंस में तुम्हें क्या करना है, साइंस में तुम्हें 9वीं और 10वीं लेवल की एनसीईआरटी की बुक को खत्म करना है। 9वीं और 10वीं लेवल की एनसीईआरटी की बुक करनी है। एक चैप्टर को अगर तुम मैक्सिमम 3 दिन भी दोगे, 3 दिन में एक चैप्टर को पढ़ो पूरा, उसके 2 दिन में चैप्टर को पढ़ लो, तीसरे दिन में उसके क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरा। और तुम्हारे पास अभी इतना टाइम है कि तुम साइंस में रोज 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद तुम्हारा अगला काम क्या होगा, अगला काम होगा तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसमें। अगर तुमने ये काम नहीं किया मॉक्स देने का, तो तुम्हारी सारी मेहनत जो है खराब हो जाएगी। ये अगर मानो ये है तुम्हारा डेड एंड है, यहाँ तुम्हें जॉब मिल रही है या और तुमने यहाँ तक पहुंच गए हो, अगर तुम मॉक नहीं दे रहे हो तो ये लास्ट का जो गैप है, ये गैप तुम कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे अगर तुमने मॉक नहीं दिया। ये वो मॉक वाला गैप है जो तुम्हें वो आगे नौकरी तक पहुंचाएगा। यहाँ है तुम्हारा पूरा सिलेबस, तुम्हारा सब कुछ, तुमने जो भी यहाँ पे तुम्हारा सिलेबस है और तुम्हारी प्रैक्टिस है। ये तुम्हारा सिलेबस है और ये तुम्हारी प्रैक्टिस है। अगर तुम इसके पार आगे जाना है और जॉब तक पहुंचना है यहाँ से, तो तुम्हें मॉक से होके गुजरना ही पड़ेगा, तुम्हें मॉक देने ही पड़ेंगे। भले मॉक्स में तुम्हारे पहले मार्क्स कम आएंगे, बाद में तुम्हारे धीरे धीरे जब मॉक्स को एनालिसिस करोगे बढ़िया से 1-1 घंटा बैठ के कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, किस टॉपिक का क्वेश्चन है, अच्छा ये वाला पोर्शन मेरा वीक है, उस क्वेश्चन उस टॉपिक के 10-12 क्वेश्चन कर लोगे मैथ्स वगैरह में, रीजनिंग में, तो तुम्हारा होने लगेगा और फिर तुम आराम से कर जाओगे, पेपर पास हो जाएगा। तुम्हारा मॉक्स में मार्क्स बढ़ने लगेंगे और मार्क्स जैसे ही बढ़ने लगेंगे तुम्हें मोटिवेशन आएगा, तुम आराम से पेपर को पास कर लोगे। अब मैं क्या कह रहा था, मैक्सिमम जो मार्क्स तुम्हें स्कोर करने हैं, मैक्सिमम मार्क्स जो स्कोर करने हैं वो तुम्हें 70 से 75 नंबर करने हैं। और ये नंबर जो है 70 से 75 तुम्हारे ये रॉ मार्क्स हैं। कौन से मार्क्स हैं, ये रॉ मार्क्स हैं, नॉर्मलाइज्ड नहीं है, ये नॉर्मलाइज्ड वाले नहीं है, नॉर्मलाइज्ड जो है ये नहीं है, तुम्हें रॉ मार्क्स बता रहा हूँ। 70 से 75 अगर तुमने कर लिए तो तुम्हारे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कम से कम वो 80, 82, 83 नंबर पहुंच जाएंगे और तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाएगा। और इसमें ये भी अच्छी बात है कि तुम्हें 2 पेपर नहीं देने, सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, ओनली 1 एग्जाम, एक एग्जाम होगा और इसके बाद सीधे दौड़ निकालो और नौकरी ले जाओ। इसमें तुम्हें क्या करना है, देखो सबसे पहले तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए। सबसे पहले तुम्हारा मैथ्स है। मैथ्स में हमारे कितने क्वेश्चन आ रहे थे, मैथ्स में टोटल क्वेश्चन आ रहे थे 25। अगर तुमने बढ़िया से सिलेबस अपना कर लिया है मैथ्स में, अगर तुमने अपना सारा सिलेबस निपटा लिया है, सिलेबस को पूरा कर लिया है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, अपने जो भी क्वेश्चंस हैं तुम्हारे उसकी अगर तुमने प्रैक्टिस कर ली है, तो इसमें आराम से तुम 20 से 22 नंबर लाने लगोगे। इससे तुम्हें ज़्यादा पूरा लेके नहीं जाना है कि तुम्हें 85 नंबर ले आने हैं, पूरे 100 ही नंबर ले आ रहे हैं, नहीं, पूरे 25 में से 25 की भी ज़रूरत नहीं। मैथ और रीजनिंग, इन दोनों सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी जो है बिल्कुल सेम रहेंगी। ये दोनों सब्जेक्ट जो है एक दूसरे के समकालीन है, पैरेलल है। अगर तुम्हारी मैथ अच्छी है तो तुम रीजनिंग अपने आप कर जाओगे। रीजनिंग में हमारे टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, रीजनिंग में टोटल क्वेश्चन आते हैं हमारे 30 क्वेश्चन। तो यहाँ से हम टोटों को मिला दें तो 30 और 20, 30 2 50, एक 55 मार्क्स का ये टोटल है हमारा आ रहा है, यहाँ से टोटल है। इसमें से तुम्हें 55 नहीं लाने हैं, इसमें से तुम्हें मैक्सिमम जो मार्क्स जो गेन करने हैं वो हम 45 नंबर रखेंगे। इसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उस समय तुम्हारा दिमाग एकदम क्लिक नहीं कर पा रहा होगा एग्जाम में। ऐसे तो कहने को वीडियो बनाने वाले तो बना देंगे, लेकिन उस समय जो एग्जाम की सिचुएशन होती है उस समय 2 गुणा 2 भी 5 आता है कई बार प्रेशर के अंदर। तो रीजनिंग का कोई कभी ऐसा सीरीज भी हो जाती है कि तुम्हारी नहीं बन रही होती है, तो उन सब का भी हम एक्सेप्शन मान के चलेंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो प्रैक्टिकली सही हों वो रखेंगे। 45 मार्क्स रखते हैं अपने कि तुम्हें मैथ और रीजनिंग में मिला के 45 मार्क्स जो है हमें लाने हैं। कैसे लाओगे, इसमें से तुम 20 नंबर ले आओ, इसमें से तुम 20 नंबर ले आओ, 40 हो गए। या तो मैथ के 25 पूरा क्वेश्चन कर लो या तो रीजनिंग में कर लो, ये 40 मार्क्स मान लो। चलो 45 छोड़ो, 40 ही मार्क्स मान लो। इसमें तुम्हें 40 नंबर लाने हैं 45 में से। प्रेशर कम हुआ थोड़ा बॉडी पे से, तुम्हारे माइंड पे से प्रेशर कम हुआ कि मैथ्स के क्वेश्चन जो आ रहे हैं 50-55 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का मिला के, उसमें से तुम्हें सिर्फ 40 नंबर लाने हैं। इसमें से तुम अभी भी इसमें से 15 क्वेश्चन छोड़ने हैं, 15 क्वेश्चन तुम छोड़ सकते हो।
15 क्वेश्चन वो छोड़ो, 15 क्वेश्चनों को छोड़ो। उसके बाद तुम्हारे कितने मार्क्स बचे? 70 में से तुमने 40 ले आए, बचे कितने तुम्हारे? 30 नंबर अभी भी हैं। और तुम्हारे 2 सब्जेक्ट बाकी हैं, 2 सब्जेक्ट अभी भी तुम्हारे बाकी हैं। कौन कौन से 2 सब्जेक्ट हैं? एक तो है साइंस जिसमें कि 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, और दूसरा है जीके जिसमें 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी है 45 नंबर का। और तुम्हें मार्क्स कितने लाने हैं? अभी भी तुम्हें कितने मार्क्स की दरकार है? अभी तुम्हें यहाँ पे 30 आ गए हैं, 40 मार्क्स आ चुके हैं, 30 नंबर लाने हैं। और क्वेश्चन कितने बचे हैं हमारे? 45। देख रहे हो, यहाँ भी तुम 15 क्वेश्चनों को छोड़ सकते हो, और इसमें से भी 45 में से तुम्हें 30 मार्क्स लाने हैं कुल। साइंस में मैं नहीं कह रहा कि तुम 25 में से 25 ले आओ, इसमें तुम पूरा पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ लो, और तुम्हें 18 से 20 नंबर बस ले आओ साइंस में, मैक्सिमम 20 मार्क्स मान लो, 5 क्वेश्चन साइंस के भी छोड़ दो। अभी तक तुमने 40 मार्क्स यहाँ पे गेन कर लिए थे, 20 मार्क्स यहाँ पे ले आओ। कितने मार्क्स हो गए? 40 मार्क्स वो हो गए, और 20 मार्क्स साइंस के हो गए। कितने हो गए टोटल? हुआ तुम्हारे नंबर आ गए 60 नंबर आ गए। और अभी एक सब्जेक्ट पूरा बचा है, और तुमने 60 नंबर जो है स्कोर कर लिया है। कितने? 60 मार्क्स तुमने स्कोर कर लिया है 100 में से। और अभी तुम्हारा एक पोर्शन जीके जीएस वाला बचा है, इसमें से भी अगर तुमने पढ़ के गए हो, प्रीवियस ईयर लगा के गए हो, तो कम से कम 10 क्वेश्चन तुम आराम से कर लोगे। 20 में से 10 क्वेश्चन तुम करके ले जाओगे आराम से। तो कितने हो गए? 60 क्वेश्चन वो हो गए थे, 10 क्वेश्चन यहाँ से कर लिए तुमने। यहाँ भी तुम 10 क्वेश्चनों को छोड़ दो, आधे ही करने, आधे छोड़ दो। तुक्का मत मारना, तुक्का मत मारना है, बिल्कुल भी तुक्का किसी क्वेश्चन में नहीं मारना अभी तक जो मैंने बताया है। ये तुम्हारे कितने आ गए? 70 मार्क्स आ गए 100 में से। इसमें से तुमने छोड़े कितने? देख रहे हो, 10 क्वेश्चन यहाँ से छोड़े हैं, 15 क्वेश्चन यहाँ से छोड़े हैं, 15 क्वेश्चन यहाँ से छोड़े हैं। 15 कितने कितने क्वेश्चन तुम छोड़ने के बाद तुम जो स्कोर कर रहे हो, वो स्कोर कर रहे हो 70 नंबर। ये 100 में से 70 नंबर। और ये मार्क्स कैसे हैं तुम्हारे? ये तुम्हारे रॉ मार्क्स हैं, ये कोई नॉर्मलाइज्ड मार्क्स नहीं है, और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स नहीं है, ये तुम्हारे जो है रॉ मार्क्स हैं। अगर तुम 70 नंबर रॉ जो है स्कोर कर रहे हो, तो तुम आराम से जो है एग्जाम क्लियर कर जाओगे, तुम्हारी नौकरी हो जाएगी पक्की, नौकरी पक्की हो जाएगी तुम्हारी। समझ रहे हो तुम? सोचो और सही स्ट्रेटेजी बनाओ, भीड़ चाल के चक्कर में मत पड़ो कि ये कोर्स ले लूँ, वो कोर्स ले लूँ, ये फलाना ले लूँ, ढिमका ले लूँ। नहीं, इतने तुम मैच्योर बनो अपने लाइफ में कि तुम्हें क्या करना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक आया है, बोर्ड पे खड़ा है, तुम्हें अपना कोर्स बेच के और अपने पैसे वो जेब में करोड़ों इकट्ठे करके, लाखों को इकट्ठे करके लेके निकल जाए। मैच्योर बनो थोड़ा लाइफ में, ठीक है? ये नोटिफिकेशन आज ही आ गया है, इसका देख लेना और फॉर्म भर देना टाइम पे। इसमें हम साइंस की, अगर तुम्हें पढ़ना है तो साइंस की क्लासेस शुरू कर देंगे, साइंस में फिजिक्स वगैरह की, एनसीईआरटी बेस्ड, वो भी फ्री। कोई कोर्स नहीं, कुछ नहीं, कोर्स तो अभी आएगा भी नहीं, इस पर पूरा फ्री रहेगा। पूरा एग्ज़ाम ये एनटीपीसी भी और ग्रुप डी भी, पूरा एग्ज़ाम फ्री है। फ्री में पढ़ो, फ्री 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 फ्री, बिल्कुल फ्री, ठीक है? तब तक के लिए जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपनी। अभी इसमें हाँ एक और बात है कि अभी जो हमारी अभ्यास सीरीज चल रही है उसको जरूर देखो, क्योंकि वो क्वेश्चन भी तुम्हारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है और आरआरबी के ही क्वेश्चन है। वो जिसने भी अभ्यास सीरीज नहीं करी है वो अभ्यास सीरीज जरूर फॉलो करो और उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, और फिर देखो तुम कैसे मार्क्स अपने आप इम्प्रूव होते हैं तुम्हारे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए को भाइयों जय श्री राम।